Hello everyone, welcome back to my channel, and today we will be discuss about class 7 science lesson 1 nutrition in plants part 2. So part 1 में हमने देख लिया था, part 2 में हम यहाँ से करेंगे synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तो हमने देखा था कि जो plants हैं जब वो photosynthesis के process करते हैं, जब plants अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या देते हैं, क्या synthesize करते हैं, वो carbohydrate synthesize करते हैं. जो हमने पार्ट 1 में फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देखी थी, क्या थी वो केमिकल इक्वेशन की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा था, प्लांट्स क्या सिंथेसाइज कर रहे थे. एक तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहे थे और दूसरा ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर रहे थे. तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं तो वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं. अब हमारे जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किससे बने होते हैं, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको अदर कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, मतलब जिनमें नाइट्रोजन कंटेन हो. तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स में क्या कंटेन होता है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन कंटेन होता है. तो प्रोटीन्स में क्या कंटेन होता है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन कंटेन होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब हमारे जो ये प्लांट्स हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है. Recall that the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. तो ये तो हमें पता ही है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में सबसे प्लेंटिफुल गैस है, वो 71% पाई जाती है. तो जो हमारी नाइट्रोजन है वो सबसे क्या है, सबसे abundance मतलब सबसे प्लेंटिफुल गैस है एयर में. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. तो जैसा कि हमने देखा था कि जो plants थे वो स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली इजीली से ले पा रहे थे, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली इजीली से नहीं ले पाते. तो फिर कहाँ से जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन मिलती है. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it in the soil. तो देखो प्लांट्स की जो सॉइल होती है ना, प्लांट्स की सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. अब जो बैक्टीरियाज हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे सॉइल में छोड़ देते हैं. तो बैक्टीरिया का काम हो गया. बैक्टीरिया ने क्या किया, एयर में से नाइट्रोजन को ली, फिर उस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना दिया और उसे सॉइल में छोड़ दिया. अब क्या होगा, दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो वाटर मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं. तो जो प्लांट्स की रूट्स है जब वो वाटर मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करेगी तो वो साथ ही में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया थे उन्होंने गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाकर सॉइल में छोड़ दिया था. तो जब प्लांट्स की रूट वाटर और मिनरल्स को क्या है अपने साथ ले जाएगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो वो साथ में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं ना वो सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं. अब वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं, नाइट्रोजन. फर्टिलाइजर्स में क्या प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ भी. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं जब उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो जो बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को रिलीज कर दिया था यूजेबल फॉर्म में बनाकर, तो वो साथ में क्या है नाइट्रोजन को भी क्या है एब्जॉर्ब कर लेगी प्लांट की रूट्स वाटर मिनरल्स के साथ. तो अब जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल गई, तो प्लांट्स अब प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ. तो ये तो हो गया कि किस तरीके से जो है प्लांट्स उनको क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है. बैक्टीरियाज क्या है नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं और सॉइल में छोड़ देते हैं, और जब प्लांट की रूट्स वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो साथ में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेती है. अब आता है
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं। सो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसलिए वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उनको अपना फूड भी नहीं मिलेगा। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो फिर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो कैसे जीवित रह पाते हैं, और फिर कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, कहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल। इसमें बोल रहे हैं कि आप इस फिगर पॉइंट 1 में जो येलोइश सा पार्ट देख रहे हो जो कि इस ट्री पे ऐसे क्लाइंब करी हुई है, छड़ी हुई है, तो ये येलोइश सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कसकटा या फिर अमरबेल। ठीक है, तो इस प्लांट पर, इस ग्रीन प्लांट पर जो आप ये येलोइश सा पार्ट देख रहे हो इसको हम कहते हैं कसकटा या फिर अमरबेल। उसके बाद आता है इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ये जो कसकटा है या फिर जो अमरबेल है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना भी खुद नहीं बना सकती, इसलिए इसको रेडीमेड फूड खाना पड़ता है, बना बनाया फूड खाना पड़ता है। किससे? जिस प्लांट पर वो क्लाइंब करती है, जिस प्लांट पर वो चढ़ती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पर ही जो कसकटा है ये क्लाइंब करती है उसको बोला जाता है उसका होस्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि जो येलोइश सा पार्ट है ये है कसकटा या फिर अमरबेल। तो ये जो कसकटा है ये जिस प्लांट पर क्लाइंब करी हुई है, तो एक कसकटा कौन से प्लांट पर चढ़ी हुई है? इस ग्रीन प्लांट पर चढ़ी हुई है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है ये कसकटा का क्या हो जाएगा? ये ग्रीन प्लांट कसकटा का होस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से जो है कसकटा अपनी होस्ट से ही जो है रेडीमेड फूड को खाएगी। उसके बाद है सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। तो होस्ट से ही मतलब ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स है अपने फूड को लेगी। तो ये जो ग्रीन प्लांट है जिस पर ये वो चढ़ती है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका होस्ट, और होस्ट से ही ये अपना रेडीमेड फूड को खाती है। तो हमने देख लिया कसकट्टा क्या है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि कसकट्टा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अभी जो कसकट्टा है इसको हम कहते हैं पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। तो क्या हम और बाकी के जो एनिमल्स है क्या वो भी एक तरीके के पैरासाइट्स है? तो इसका भी आंसर है येस, हाँ वो भी एक तरीके के पैरासाइट्स है। क्यों? क्योंकि हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम भी दूसरे प्लांट्स पर ही तो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो हम भी एक पैरासाइट ही हुए, हम भी एक तरीके से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और हम प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट से हम अपना खाना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स हमारे क्या हो गए? प्लांट्स हो गए हमारा होस्ट। उसके बाद बोलती है कि पहेली पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। तो पहेली जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज है, बेडबग्स है, लाइस में जो जुएँ हैं जो हमारे ब्लड को सक करती है, जो हमारी ब्लड को चूसती है, क्या वो भी एक पैरासाइट्स है? तो इसका आंसर भी है येस, हाँ वो भी एक पैरासाइट्स है। क्यों? क्योंकि वो भी अपना फूड खुद नहीं बना रही है, वो कहीं और से अपने फूड को ले रही है, तो हाँ वो भी एक पैरासाइट हो सकते हैं। और जहाँ से वो ब्लड को सक करेगी वो क्या हो जाएंगे इनके? वो हो जाएगा उसका होस्ट। तो ये हमने देख लिया कसकटा के बारे में। उसके बाद आता है हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। तो क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू एनिमल्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। तो हाँ, ऐसे
कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स का कलर ग्रीन भी हो सकता है और वो अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये है आपकी फिगर 1.6। तो इस जो फिगर 1.6 में इस इमेज को देखो, ये इमेज कैसी लग रही है? एक जग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है या फिर जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक मॉडिफाइड लीफ है। मतलब ये पहले लीफ थी लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? ये जग लाइक या फिर पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है। तो जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड पार्ट है किसका? लीफ का। फिर है द apex ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब जो ये पिक्चर है इसके यहाँ पे लिड है। ये क्या है? ये है लिड, LID लिड। तो ये जो लिड है ये पिक्चर की एक तरीके से माउथ है जो कि ओपन होती है क्लोज होती है, ओपन होती है क्लोज होती है। तो पिक्चर में एक लिड है जो कि ओपन और क्लोज होती है। मतलब यहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पर जाएगा तो उसकी जो लिड है वो क्लोज हो जाएगी। तो पिक्चर में एक लिड भी होती है जो कि ओपन और क्लोज होने का काम करती है। अब आता है इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब जो हमारा पिक्चर है उसके अंदर और नीचे पॉइंटेड हेयर्स हैं। और देखो ये है मेरा पिक्चर, तो ये जो पिक्चर है इसके नीचे ऐसे ऐसे हेयर्स हैं। ठीक है, पिक्चर के अंदर नीचे क्या है? नीचे है पिक्चर के अंदर हेयर्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अब क्या होगा? जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर के अंदर लैंड करेगा तो उसकी जो लिड है वो क्लोज हो जाएगी और इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। और जो उसके नीचे हेयर थे तो फिर वो इंसेक्ट ट्रैप होके वहाँ पे एंटेंगल हो जाएगा, वहाँ पर फंस जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट जाएगा तो उसकी लिड क्लोज हो जाएगी और जो यहाँ पर हेयर थे वहाँ पर जो हमारा इंसेक्ट है वो एंटेंगल हो जाएगा, फंस जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड। उसके बाद है द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। हाँ, अब लिड क्लोज हो गई और इंसेक्ट भी ट्रैप हो गया। अब आता है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब जो हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, वो ट्रैप हो गया। अब क्या होगा? अब जो हमारा पिक्चर है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ेगा और फिर क्या करेगा? वो पिक्चर जो भी इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे जो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमारा पिक्चर है उसने इंसेक्ट की न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट को खा भी लिया है। कैसे? पिक्चर ने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट किया था जिससे जो सारे के सारे इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं किसके द्वारा? पिक्चर के द्वारा। उसके बाद आता है सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे भी कोई प्लांट्स होते हैं जिनको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं सॉइल में से, जहाँ जिस सॉइल में वो ग्रो होते हैं? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस सॉइल में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं उस सॉइल में से उनको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आता है बूजो इज़ कन्फ्यूज। जो बूजो है वो कन्फ्यूज हो गया है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। अगर जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि हमने अभी बात करी, क्योंकि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो होते हैं और उन सॉइल से उनको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो पिक्चर को पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से उसको इंसेक्ट्स भी खाने पड़ते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स ना रिक्वायर्ड होने की वजह से क्या है, उसको इंसेक्ट भी खाने पड़ते हैं। तो हमने देख लिया ये पिक्चर प्लांट में क्या है और कैसे वो इंसेक्ट को खाता है। ये पिक्चर प्लांट की फिगर है। नेक्स्ट आता है सेपरोट्रॉप्स। के सेपरोट्रॉप्स क्या है? You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable मार्केट। आपने देखा होगा कि आप जब मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मशरूम्स होते हैं उनको पैकेट्स में सोल्ड किया जाता है, पैकेट्स में बंद करके फिर मशरूम को सोल्ड किया जाता है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और इन रोटिंग वुड
ड्यूरिंग द रेनी सीजन आपने ये भी देखा होगा कि बारिश के समय में फ्लफ़ी फ्लफ़ी से अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो है सॉइल्स में और ख़राब हुई वुड पर क्या है आ जाते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। तो जो मशरूम्स हैं जिनको पैकेट्स में बेचा जाता है, बारिश के मौसम में जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो होते हैं, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मशरूम्स, ये जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो होते हैं रेनी सीजन में, इनको अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं ये भी हम देखेंगे। ये देखो किस तरीके से मशरूम्स को पैकेट में सोल्ड किया जा रहा है। उसके बाद आता है कि भूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। तो भूजो को जानना है कि किस तरीके से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कैसे न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि मशरूम्स, और जो हमने बारिश के मौसम में जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की यहाँ बात करी गई है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स। जो उनके पास तो माउथ्स भी नहीं होते जैसे कि एनिमल्स के पास होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और वो ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भी नहीं है और वो फोटोसिंथेसिस करके फूड भी नहीं खा सकते। तो फिर कहाँ से जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? तो अभी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बता रखी है। क्या है ये एक्टिविटी? एक्टिविटी 1.2 क्या है कि टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइशन इट विद वाटर। आपको एक ब्रेड की पीस लेनी है और उसको वाटर से क्या है थोड़ा सा गीला कर देना है। लिव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। तो जो आपने की जो पीस ली थी उसको गीली कर दी थी, उसको 3 से 2 दिन तक क्या है आपको मॉइस्ट वार्म प्लेस में रखनी है। या फिर जब तक उस ब्रेड पर फ्लफ़ी से पैचेस आपको दिखाई नहीं देते तब तक आपको उसको क्या है वॉइस वार्म प्लेस में ही रखना है। ठीक है, तो ब्रेड ले ली, उसको वॉइस वार्म प्लेस में रख दिए 2 से 3 दिन तक। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब जो उस ब्रेड पर वो जो फ्लफ़ी से पैचेस आए हैं उन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब वो जो पैचेस हैं आपको उनको माइक्रोस्कोप या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखने हैं, उनको ऑब्जर्व करने हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक में फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखने हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप जब उसको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे इन पैचेस को तो आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि ब्रेड पर फैले हुए होंगे। तो देखो जब ये ब्रेड पे फ्लफ़ी से पैचेस लगे थे, जब आपने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो ऐसे कॉटन से आपको क्या दिखेंगे? कॉटन सी आपको थ्रेड्स दिखेंगी जो कि ब्रेड पर फैली हुई होंगी। उसके बाद आता है दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई होता है इनकी डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो फंजाई है वो अलग तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करती है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। जो फंजाई है वो ब्रेड में से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर मतलब जो सड़े गले जो मैटर होते हैं उनमें से जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनमें से जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उस टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सड़े गले डेड और डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स को लेगा वो होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ होता है उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल फंजाई, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद आता है फंजाई कहाँ ग्रो होती है। तो फंजाई ऑल्सो ग्रो उन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमने देखा कि फंजाई ब्रेड पर ग्रो होती है। तो फंजाई ब्रेड पर ग्रो होने के साथ साथ वो पिकल्स मतलब अचार में भी ग्रो होती है, लेदर, क्लोथ्स और बहुत सारी चीज़ों पे ग्रो होती है।
जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए हॉट और ह्यूमिड वेदर में अगर रख दें तो वहाँ पर भी फंजाई ग्रो हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन में जो फंजाई है बहुत सारी थिंग्स को बर्बाद कर देती है, सड़ा देती है, स्पॉइल कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो आप इसके बारे में कि फंजाई जो है क्या क्या चीज़ों को ख़राब करती है, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फंगल स्पोर्स जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब यही फंगल स्पोर्स कहीं पर लैंड करते हैं, ठीक है, मतलब अगर वॉट और वार्म थिंग्स पर ये लैंड करेंगे तो फिर बाद में ये जर्मिनेट होंगे और फिर यही फंगल स्पोर्स क्या है, ग्रो हो जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं सड़ जाने से। फिर आता है सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ। अच्छा, इसको करने से पहले आप ये देख लो कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म से सड़े गले मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमने फंजाई के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद आता है यहाँ से कि सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहकर शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि बहुत सारी जो फंजाई है वो प्लांट की रूट्स में रहती है। ये है इसका एग्जाम्पल। क्या है, कैसे कैसे जो प्लांट्स हैं और जो फंजाई है वो कैसे शेल्टर न्यूट्रिएंट्स को शेयर करती है। तो देखो, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो देखो, सपोज करो यह है मेरा प्लांट और यह है प्लांट की रूट्स। तो ये जो, एक मिनट, तो ये है मेरा प्लांट, ठीक है, और इस प्लांट्स की रूट्स में क्या है, बहुत सारी फंजाई हैं, ठीक है, मान लो बहुत सारी फंजाई है। तो अब क्या होगा, ये जो प्लांट है ये फंजाई को क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और बदले में जो फंजाई है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगी, वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। तो किस तरीके से प्लांट और फंजाई दोनों किस तरीके से एक साथ रहकर अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि प्लांट की रूट्स में जो फंगस होती हैं वो क्या करती हैं, फंगस तो प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करेगी और बदले में प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर है इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। अब एक ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है जिसका नेम है लाइकेन। तो ये इसमें एक क्लोरोफिल होता है जो कि पार्टनर्स को कंटेन करके रखता है, और एक पार्टनर होता है अलगा और दूसरा होता है फंगस। यही एक साथ रहते हैं, कौन, अलगा और फंगस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द अलगा एंड इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो फंगस है वो शेल्टर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है अलगा को, और बदले में जो अलगा है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो रहा है। फंगस और जो अलगा है वो एक साथ रहकर किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, शेल्टर है, वाटर है, इन सबको शेयर कर रहे हैं एक साथ। तो इसको भी हम कह सकते हैं क्या, इसको भी हम कह सकते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये हो गया कि क्या है, सिम्बायोसिस। ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक साथ रहकर शेल्टर न्यूट्रिएंट्स को शेयर करेंगे, वही क्या होता है, वही होता है सिम्बायोसिस। तो ये हो गया कि सिम्बायोसिस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? तो क्या आपने कभी फार्मर्स को देखा है वो
मिट्टी में ऐसे मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? तो आपको पता है कि क्यों जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है सॉइल में वो डिक्लाइन होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि बार बार जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल में से मिनरल न्यूट्रिएंट। तो सिंपल सी बात है, बार बार करती जाएगी वो एब्जॉर्ब, तो सॉइल में से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंटेन होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको सॉइल में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। क्यों? जिससे जो हमारी सॉइल है वो एनरिच हो सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं जब हम उनकी पूरी की पूरी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होती है वो बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, और सॉइल में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो कम हो जाती है, डिफिशिएंट हो जाती है। यू लर्न दैट दो nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। तो हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे प्लेंटिफुल गैस है एयर में, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट है जिस तरीके से वो इजीली से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं स्टोमेटा की हेल्प से, उस तरीके से वो नाइट्रोजन को ऐसे नहीं ले सकते। हमने पढ़ा था बैक्टीरियाज के बारे में कि बैक्टीरिया उसे एयर में से नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में से छोड़ देते हैं, और जब जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करेगी तो साथ में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ बता रखा है, बस आपको यहाँ पर एक सिम्बायोसिस के प्रोसेस में बता रखा है। तो देखो कैसे है, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो जो प्लांट्स है वो ऐसे तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो अगर नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में होगी तभी वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब एक बैक्टीरियम की बात करी गई है, तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजुअल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको लेता है और उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन? राइजोबियम। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। So it often lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen। तो जो हमारा राइजोबियम है वो खुद खाना बना नहीं सकता, इसलिए वो प्लांट की रूट्स में रहता है, जैसे कि ग्राम के प्लांट की रूट्स में, पीस के प्लांट की रूट्स में, मूंग, यहाँ पर और भी एग्जांपल दे रखा है। तो इन सब की प्लांट की रूट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहता है, और जो राइजोबियम है इन प्लांट्स को ये क्या है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और रिटर्न में जो प्लांट है वो राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देख रहे हो कि जो राइजोबियम है वो तो प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में जो प्लांट्स है वो उसको फूड और शेल्टर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक सिम्बायोसिस प्रोसेस ही तो हुआ, सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप ही तो हुई। उसके बाद आता है दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो एसोसिएशन है किसका, बैक्टीरियम राइजोबियम का और प्लांट्स का, बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो, दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम कम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं वो ग्रो होती हैं। फिर आता है मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट। तो बहुत सारी जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस मतलब जो दाल होती हैं, वो हमें लेग्यूमिनियस प्लांट से ही मिलता है। तो देखो क्यों फार्मर्स के लिए इतने ज़रूरी है, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का जितना कम हम यूज़ करें ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनमें केमिकल्स पाई जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा ही डाल दोगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल में तो प्लांट्स के लिए वो अच्छा नहीं रहता। तो अगर जिन प्लांट्स के अंदर बैक्टीरियम राइजोबियम होगा वो नाइट्रोजन को अच्छे से
से नेचुरली प्लांट्स को प्रोवाइड करवा देंगे और इससे क्या है फर्टिलाइज़र्स का कम यूज़ होगा। तो अच्छा ही है फार्मर्स के लिए कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम ही होना चाहिए प्लांट्स के लिए। तो इसलिए एक ग्रेट सिग्निफिशियंस है इस एसोसिएशन का फार्मर्स के लिए। अब आता है इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। हमने देखा इस चैप्टर में कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। तो बहुत ही जो कम प्लांट होते हैं वो पैरासाइट होते हैं या फिर सेप्रोफाइट होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट और सेप्रोफाइट जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food। तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनको हम heterotrophs में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल heterotrophs। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो पार्शियल heterotrophs है। तो येस बिल्कुल हम उन्हें पार्शियल heterotrophs कह सकते हैं। क्योंकि देखो एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। पूरी रिक्वायरमेंट पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स उनको ना मिलने की वजह से वो इंसेक्ट भी खाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लेकिन पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से उनको इंसेक्ट्स भी खाने पड़ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो पार्शियल heterotrophs है क्योंकि वो इंसेक्ट्स ही तो खा रहे हैं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कर रहे हैं ना। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो पार्शियली heterotrophs हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, साइंस का चैप्टर फर्स्ट। पूरा अच्छे से हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स क्या है, heterotrophs क्या है, हमने सेल्स के बारे में देखा, पूरा हमने अच्छे से इसको कवर कर लिया है। तो अब इसका सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा जल्दी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और अपना जो फीडबैक है उसको